हो। वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सब। आज जिस शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं, बलिया जनपद में ये पहचान के मोहताज नहीं है। आदरणीय मनीष पांडे जी का मेरे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मनीष भैया। धन्यवाद अखिलेंद्र जी। जय हिंद साथियों। मनीष भैया हमारे यूथ आइकन रहे हैं और उनकी प्रेरणा से हजारों युवाओं प्रेरित होकर अनेकों दिशा में कार्य करते रहे हैं। और ये मैं कतई इस चीज से असहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ कि आपके मार्गदर्शन में ऐसे हजारों युवा रहे हैं जिनको आपकी ऊर्जा से बहुत ही फायदा हुआ है। आज जिस चर्चा के लिए मनीष भाई आपको इस कार्यक्रम में मैंने आमंत्रित किया है, हमारे जनपद में एक ब्राह्मण मध्यम वर्गीय परिवार के साथ एक घटना घट जाती है। मारपीट और उसके पिता के साथ अपहरण होने की घटना घटती है। ऐसी संज्ञान में ये घटना आपको कब संज्ञान में आई? अखिलेंद्र जी, जो अपहृत व्यक्ति हैं उनके लड़के सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर डाले थे। जैसे ही यह वीडियो हम लोगों ने देखा, हम लोग को भी जानकारी जो है मिली। काफ़ी संवेदनशील मामला है और अब तक तो मुझे यह लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश इस मामले को जान चुका होगा। आप पीड़ित परिवार से मिले होंगे और मिलने के बाद उनके मन में कैसी भावनाएं रही हैं, किस तरह से भयभीत हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी मनोदशा है, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। अखिलेंद्र जी, अपहरण जैसा संज्ञेय अपराध जो है एक अलग प्रकार के प्रकृति का अपराध है। इसमें भविष्य में भी कुछ जघन्य अपराध हो सकते हैं। उसके भय से कोई भी परिवार भयग्रस्त रहता है। तब तक भयग्रस्त रहता है जब तक कि वह अपहृत व्यक्ति शासन प्रशासन द्वारा अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया न जा सके और जब तक वह अपने घर सकुशल वापस न लौटे। यह आपराधिक घटना जो है केवल आपराधिक घटना है कि या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह नेटवर्क की संभावना हो सकती है? अखिलेंद्र जी, यह तो जांच का विषय है। जब पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगी तो इससे नकारा नहीं जा सकता। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। प्रशासन की भूमिका क्या रही है इस विषय में? मैं तो घोर लापरवाह मानूंगा प्रशासन को, और यदि मुझे नंबर देना होगा तो मैं 10 में 0 नंबर दूंगा। क्योंकि अपहरण जैसे अपराध में पल पल की देरी वो अपने आप में एक अपराध है। इसमें देरी नहीं की जा सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक प्रशासन अपहरणकर्ताओं तक पहुंच क्यों नहीं पाया, अपहृत व्यक्ति को छुड़वा क्यों नहीं पाया, जब तक घटना को 48 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। पुलिस की पारदर्शिता पे क्या कहेंगे? क्योंकि इस घटना के पूर्व में भी जैसा कि पीड़िता का स्टेटमेंट है कि रात को घटना घटी थी और घटने के बाद ये घटना इस तरीके से विभीषित रूप में सामने आई है, तो इसमें पुलिस की ट्रांसपेरेंसी और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई के संदर्भ में आपको देखिए, जो मौखिक सूचनाएं हम लोग को मिल रही है, जिस माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, उस प्रकार से पुलिस की कार्यशैली पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि घटना के पहले आपस में छोटी मोटी झड़प हुई थी। संभवतः शायद उसी समय कठोरतम समुचित कार्रवाई हुई होती तो आगे इस प्रकार की घटना का कोई घटित कार्यक्रम नहीं होता, इस प्रकार की घटना नहीं होती, वैसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने समय रहते इसको गंभीरता से नहीं लिया, गंभीर कार्रवाई नहीं की। इसका घोर अभाव पुलिस के द्वारा रहा। जांच प्रक्रिया राजनीतिक दबाव से दिशा निर्देश से प्रभावित है क्या? यह तो आज़ादी के बाद से लगातार रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कोई भी घटना होती है तो उसमें एक परिवार पीड़ित रहता है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के भावनाओं को न समझते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। क्या राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा, मनोबल, भरोसा बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है? अब जब तक दिख नहीं जाएगा तब तक इसको कैसे कहा जा सकता है। अभी तो 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक अपहृत व्यक्ति को छुड़वाया नहीं जा सकता है। उनके स्थान, उनका कोई लोकेशन लोकेट नहीं हो पाया है, तो अभी उसको कैसे कहा जा सकता है जब तक वो चीज़ न हो।
जब तक सामने न आए तब तक कैसे कहा जा सकता है। आप एक सामाजिक रूप से सतर्क व्यक्ति हैं, तो क्या आपने मुख्यमंत्री, गृह सचिव, राज्यपाल से संपर्क करने के लिए कोई विशेष आग्रह किया? मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, यह मामला उनके अपने विभाग का है। मैंने उनसे मांग की है कि एक तेज तर्रार IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन करें, वो भी तत्काल प्रभाव से गठन करें, एक अनुभवी तेज तर्रार IPS अधिकारी के नेतृत्व में, ताकि अपहरणकर्ताओं से अपहृत व्यक्ति को छुड़वाया जा सके और उन पर समुचित कानूनी कार्रवाई अपहरणकर्ताओं पर किया जा सके। विपक्ष के नेताओं के रोल पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, और विपक्ष के कई ऐसे लोग हैं जो सत्ताधारी दल से विरोध करने के लिए, उनकी विचारधारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको डिफेंस, अपराधियों को डिफेंस क्रिएट करने के लिए तमाम, तो क्या विपक्ष की भूमिका केवल विरोध तक सीमित है या रचनात्मक हस्तक्षेप तक होनी चाहिए या विस्तृत होनी चाहिए? मैं आपकी बातों के साथ अपनी बात को जोड़ता हूँ। देखिए, इधर के कालखंड में विपक्ष का एक ही काम रह गया है, केवल विरोध करना, जबकि ऐसा नहीं है। विपक्ष भी एक सरकार का हिस्सा ही होता है, वह एक सरकार का आईना होता है, जो वह सरकार को दिखलाता है कि आपके चेहरे पर यहाँ धूल लगी है, उसको साफ कर लेंगे तो आपका चेहरा और चमकने लगेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि विपक्ष को हमेशा रचनात्मक रहना चाहिए, रचनात्मक आलोचक रहना चाहिए। सिर्फ आलोचना करना ही विपक्ष का काम नहीं है। मैं इस घटनाक्रम में भी विपक्ष को कटघरे में करता हूँ। सरकार तो कटघरे में है ही, क्योंकि सरकार का तो कार्य है, सरकार अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाई है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष भी कटघरे में है कि वह एक नैतिक उचित दबाव अभी तक नहीं बना पाया है। वोट बैंक से ऊपर उठकर कार्य करने की प्रवृत्ति ना सरकार में है, ना विपक्ष में है। देखिए, यहाँ दो सांसद है, एक राज्यसभा के सांसद है, एक लोक सांसद है। तो लोक जनता द्वारा चुने गए सांसद जो हैं वो सपा समाजवादी पार्टी से हैं, और राज्यसभा द्वारा जो सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी जी वहां पे विजिट कर चुकी हैं। जनता के बीच में यह अपेक्षा उठ रही है कि क्या वर्तमान सांसद को भी वहां जाना चाहिए या समुचित प्लेटफॉर्म पे आवाज उठानी चाहिए? दोनों प्रक्रिया में से किस को बेहतर माना जा सकता है? देखिए, वर्तमान मैं दो चीजें यहाँ पर इंगित करना चाहूंगा। एक तो यहाँ वर्तमान में सरकार के प्रतिनिधि दयाशंकर सिंह जी हैं, वो सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। मंत्री सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो स्थानीय जनपद के भी हैं। तो एक तो उनको सीधे तौर पे तुरंत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए और बात करके इस पर तुरंत कोई ठोस कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आदरणीय सनातन पांडे जी को भी जाना चाहिए था। देखिए, अपराध को, मैं तो अपनी दृष्टि में, मेरी तो एकदम स्पष्टता दृष्टि है कि अपराध अपराध होता है, चाहे वह अपराध में केवल दो पहलू होते हैं, एक पीड़ित पक्ष और एक जो अपराध करता है, और वह किसी भी जाति का हो सकता है। कहीं ब्राह्मण भी अपराध कर सकता है तो कहीं ब्राह्मण अपराध द्वारा पीड़ित भी हो सकता है। विषय ये नहीं है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और पीड़ित व्यक्ति की भी कोई जाति नहीं होती। मेन विषय है समय पर समुचित न्याय मिलना पीड़ित को, और समय पर समुचित दंड मिलना अपराधकर्ता को। क्या जो तमाम नेतागण हैं वहां विजिट कर रहे हैं और अपना अपना स्टेटमेंट पीड़ित परिवार के साथ दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ न्याय होता नहीं दिख रहा है, तो क्या इसको राजनीतिक अवसरवाद नहीं माना जा सकता? बिल्कुल माना जा सकता है, और ये पिछले कालखंड में यह नेताओं के अंदर संवेदनहीनता का परिचय है। नेता संवेदनहीन होते जा रहे हैं, और मेरा तो एक प्रश्न है कि क्या इस प्रकार की घटना, ईश्वर न करे कि हो, लेकिन क्या इस प्रकार की घटना इन्हीं नेताओं में से किसी परिवार के प्रति हो जाएगी तो क्या वो इसी भाव में रिप्रेजेंट करेंगे जो अभी कर रहे हैं? ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। संवेदनशील होना चाहिए। आप उस परिवार के दर्द का आकलन नहीं कर सकते जिसके परिवार का मुखिया पिछले 48 घंटों से घर से गायब है, उसको अपहरण करके अपहरणकर्ता लेके चले गए हैं। उनके पीड़ा का, उनके दर्द का यदि आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो मैं तो ऐसे लोगों को मनुष्य भी नहीं मानता। देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि आपने अपने ठीक है अखिलेंद्र जी, कोई बात नहीं। मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मांग कर रहे हैं जी। और करते हुए आप तमाम तरह के न्यायिक जांचों के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्या इसमें CBI या न्यायिक आयोग की भी जांच की? मैं इन दोनों की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं SIT की मांग करता हूँ
जिसमें एक तेज तरार आईपीएस, जिसको ऐसे कार्यों का एक अच्छा अनुभव रहा हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो अपराधियों के नेक्सस को तुरंत पकड़ने का, उनके नेतृत्व में इमीडिएट एक एसआईटी का गठन हो और उनको सारे संसाधन दिए जाएं जिससे वो अपहरणकर्ताओं तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अपहरित व्यक्ति को जल्द से जल्द छुड़वाकर उन्हें उनके परिवार तक सकुशल पहुंचा सके। क्या आप एक सामाजिक चिंतक हैं? और सामाजिक चिंतक होने के रूप में, जैसा कि मैं भी जानता हूं, हजारों युवा जानते हैं, सामाजिक बिंदुओं पे आप अपनी राय रखते हैं। ऐसे मामले का बढ़ना समाज की मानसिकता या मूल्यों को ह्रास को दर्शाता है। बिल्कुल, एकदम। मैं आपको मतलब अपनी बात से आपकी बात को मैं जोड़ता हूँ। अखिलेंद्र जी, पिछले दशकों में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता संवाद में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे आप इसी अपराध में प्रकृति देखिए जो सुनने में मिल रहा है कि अपराधकर्ताओं में और पीड़ित पक्ष में पहले से ना कोई परिचय रहा है, ना कोई रिश्ता रहा है। एक छोटी सी बात पे धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया है। अर्थात देखिए कितना हिंसा, मन में कितनी हिंसा है कि एक छोटी सी चीज पे जहां हम माफी मांग सकते थे, वहां पे हम माफी न मांग के आपस में उलझे और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और अब यह बढ़ती बढ़ती बात इस स्तर तक पहुंच गई जहां इतना बड़ा अपराध घट गया। देखिए, क्या यह सामाजिक घटना भय, असुरक्षा, आपसी विश्वास भावनाओं को अस्थायी रूप से अविश्वास, भय, इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। आज कभी भी किसी भी परिवार के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई भी अपराध घटित हो सकता है और इसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। यहाँ मैं सरकार को प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं खड़ा करूंगा, कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा। यहाँ मैं समाज को कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि समाज में सामाजिक बंधन, सामाजिक दबाव जो पहले अपराध के प्रति था, वहां पे वह घटता जा रहा है। आज स्वजाति अपराधी आदर्श दिखता है। यदि स्वजातीय अपराधी बड़ा अपराध करता है, माफिया है, तो वह अपना आदर्श दिखता है और इसमें समाज, पूरा समाज संलिप्त है। मैं किसी समाज के किसी एक जाति, एक वर्ग या किसी एक व्यक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, मैं पूरे समाज को खड़ा करना चाहता हूँ। जब तक समाज हम लोग के पूर्ववर्ती समाज की तरह अपराध को एक दृष्टि से और एक पलड़े पर नहीं तोड़ लेगा, तब तक समाज में अपराध के प्रति घृणा नहीं पनपेगी। जब तक घृणा नहीं पनपेगी तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। क्या इस दौर में आप किसी तरह की जागरूकता के विषयों को, सामाजिक जागरूकता के विषयों को रखना आवश्यक हो गया है, जिसे सामुदायिक सुरक्षा और नैतिक शिक्षा में आदि जैसी आवश्यक विषयों में वृद्धि हो और युवा नैतिक रूप से, मनोबल से ताकतवर हों? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं से मेरा एक प्रश्न भी है और युवाओं से मेरा एक सीख भी है कि सबसे पहले तो आप अपने चिर परिचित जो भी लोग आपको ये लगता है कि ये अपराधी प्रकृति के हैं, उनसे समुचित दूरी बनाइए। समाज में मैसेज दीजिए कि अपराधियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। जब एक ऐसा मनोभाव समाज का बनेगा, धीरे धीरे अपराधी स्वयं अपने आप को हाशिए पर पाएंगे, समाज से अपराध घटेगा। वर्तमान राजनीतिक संस्कृति में जन जवाबदेही के बजाय सत्ता का संरक्षण अधिक बढ़ रहा है। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, सत्ता हमारी उम्र तो अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही। जो अपना अनुभव है, चाहे इसके पूर्व में भी जो पढ़ने के माध्यम से जो अनुभव रहा है, हम लोग के यहाँ सत्ता कहीं ना कहीं डरती है सत्ता गंवाने से। और जिस दिन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, सत्ता में बैठी हुई पार्टी डरना छोड़ देगी और विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी अपनी सत्ता में आने के लिए तेजी छोड़ देगी, उस दिन उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। विपक्ष को तेजी है जल्द से जल्द सत्ता पाने की और सत्ता पक्ष को यह डर है कि मेरी सत्ता चल न जाए। इस कारण कहीं ना कहीं गलत लोगों का संरक्षण तो सत्ता भी करती है और गलत लोगों का संरक्षण विपक्ष भी करता है। अगर आप इस समय लोक सेवक या जनप्रतिनिधि होते तो 3 तत्कालिक कदम और दीर्घकालिक कदम क्या उठाते? मैं तो मुख्यमंत्री जी से मिल चुका होता, एसआईटी गठित करवा चुका होता और हालांकि यह कल्पना है, लेकिन मैं पूरा का पूरा प्रयास किया रहता कि अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो गए रहते और अपहृत व्यक्ति अपने परिवार में सकुशल वापस पहुंच चुका होता, क्योंकि इससे जघन्य अपराध मैं कोई भी नहीं मानता आजाद भारत में
कोई व्यक्ति अपहृत हो, मैं वैसे अपराधियों को जो भी कठोरतम दंड है संवैधानिक दृष्टि से, जिनको हमारा संविधान इजाजत देता है, मैं उसके अंतिम पॉइंट तक, मिनिमम नहीं मैक्सिमम पॉइंट तक दंड की पैरवी करता, और जब तक वह सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठता। इस घटना के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं? व्यवस्था, सत्ताधारी वर्ग या समाज की उदासीनता? तीनों, और तीनों के साथ मतलब विपक्ष को भी मैं जोड़ता हूँ, सत्ता को भी विपक्ष को भी। सत्ता विपक्ष जो है समाज के आईने हैं, क्योंकि विपक्ष का व्यक्ति आज या तो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है या तो विपक्ष से जुड़ा हुआ है। समाज का हर व्यक्ति या तो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है या तो विपक्ष से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रल की कोई गणना नहीं होती। न्यूट्रल की क्या गणना? बंद कमरे में बैठ के व्यवस्था की आलोचना कर लेना आसान है, व्यवस्था को सुधारने के लिए या व्यवस्था के लिए कदम बढ़ाना अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो मैं इस सबको उत्तरदायी मानता हूँ। देखिए, आम नागरिक भयभीत है, डरा हुआ है, और इस समय आम नागरिक किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए? नागरिक क्या कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, ये तो मतलब तमाम सुधार भी हुए हैं, मैं ये भी नहीं कहा जा सकता हर जगह केवल प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता, तमाम सुधार भी हुआ है। आज पुलिसिंग भी बड़ी हाईटेक हुई है, पुलिस को भी ऐसा नहीं है, पुलिस तुरंत पहुंचती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो होना चाहिए, जितना पारदर्शी सिस्टम को जवाबदेह होना चाहिए, या एक जनता को भी जितना सतर्क और जितना अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए उतना नहीं है। दोनों में कमी है, काम हो रहा है, लेकिन आगे और होने की भी गुंजाइश है। देखिए, क्या राजनीतिक शुद्धिकरण, सामाजिक नैतिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है? बिल्कुल सहमत हूँ, अपनी बात को आपकी बात से मैं जोड़ता हूँ, एकदम जरूरत है। इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार और जनता को आपको ठोस आश्वासन और संदेश देना चाहेंगे? अब मेरा तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर जल्द से जल्द ऐसा आशीर्वाद दें कि अपहृत व्यक्ति अपने परिवार में जाए, क्योंकि उस परिवार की पीड़ा की तो हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, बाकी तो वह परिवार कितना दुखी होगा अब आप भी समझ ही सकते हैं एक मनुष्य होने के नाते। और मेरा आम जनमानस से भी आग्रह है कि आप अपनी आवाज़ के माध्यम से सरकार पर यह दबाव बनाएं ताकि जल्द से जल्द समुचित कार्रवाई हो और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो। आप लोगों के साथ एक कुशल वक्ता, सतर्क नागरिक और युवाओं के यूथ आइकन मनीष पांडे जी थे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों, आप सबका सादर अभिवादन। वंदे मातरम।